हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन को लेकर के उसके माइनर एक्ट्स के बारे में। साथियों ये पार्ट सेकंड होगा हमारा लॉ ऑफ टॉट का। जो लॉ ऑफ टॉट हम लोग पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं उसी का ये पार्ट सेकंड मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो वन लाइनर सीरीज है। साथियों इस बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसी बुक के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ, सभी वन लाइनर्स को लेकर के आ रहा हूँ। मैं हिंदू मैरिज एक्ट का वन लाइनर आपके सामने सॉल्व करा दिया, मैंने मुस्लिम मैरिज एक्ट का मैंने वन लाइनर सॉल्व करा दिया। अभी मैं लॉ ऑफ टॉट करा रहा हूँ, लॉ ऑफ टॉट का पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया है, ये पार्ट सेकंड मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। साथ ही साथ इसका जो एमसीक्यू सेशन है साथियों हिंदू मैरिज एक्ट का, ये एमसीक्यू सेशन को भी मैंने दो पार्ट्स में करा दिया है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। मैंने बाइलिंगुअल में कराया है, हिंदी में भी कराया है और इंग्लिश में भी कराया है। साथियों इसी का पीडीएफ मैंने लिया है और इसी के पीडीएफ को हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे और आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। साथियों अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके पास होना चाहिए तो आप इस बुक को भी परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अमेजॉन से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं ये बुक मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक डिज़ायर शो कर दीजिए, वहाँ पे आपको ये बुक वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। साथियों आज हम जो बात करेंगे ये लॉ ऑफ टॉट के बारे में, और इसमें हम खास करके बात करेंगे एक्ट ऑफ गॉड के बारे में कि ये एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है, एक्ट ऑफ गॉड कैसे उत्पन्न होता है। तो साथियों जब हम बात करते हैं दैवीय कृत्य और एक्ट ऑफ गॉड के बारे में तो ये कह रहा है दैवीय कृत्य क्या होता है, एक ईश्वरीय कार्य होता है। जो दैवीय कृत्य होता है साथियों ये एक प्रकार का ईश्वरीय कार्य होता है और ऐसी घटना होती है जिसमें विधिक दृष्टि से बहुत कम घटित होती है। ये जो घटना होती है ये डेली एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता है, डेली भूकंप नहीं आता है, डेली क्लाउड ब्रस्टिंग नहीं होता है, डेली लैंडस्लाइड्स नहीं होता है, डेली हाई टाइड नहीं आता है। ये क्या होता है, ये एक्ट ऑफ गॉड इसी को कहते हैं। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है कि जो भगवान के कृत्य के द्वारा किया जा रहा है। पता चल रहा है कि बारिश तो हर साल होता है लेकिन इस बार इतना ज़्यादा बारिश हो गया, इतना ज़्यादा बारिश हो गया कि बाढ़ आ गया, तो इसको क्या माना जाएगा, एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा। और इस एक्ट ऑफ गॉड से उत्पन्न होने के साथ साथ जो भी आपको नुकसान हो रहा है इसके भरपाई के बारे में बात किया जा रहा है, इसके डैमेजेस के बारे में बात किया जा रहा है। जब साथियों हम लोग बात करते हैं किसके, लॉ ऑफ टॉट के बारे में, तो जब लॉ ऑफ टॉट को हम लोग डील करते हैं और लॉ ऑफ टॉट को बेसिकली हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, हमको डैमेजेस के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। हमको और क्या क्या मिलता है, डैमेजेस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमको डैमेजेस हमको देखने के लिए मिलता है। और वही डैमेजेस हम क्या करते हैं, किसी दूसरे से कंप्लेन करते हैं कि हमें क्या करिए, हमें इस चीज़ का डैमेज आप प्रोवाइड करिए। लेकिन जब यहीं पे हम बात करते हैं एक्ट ऑफ गॉड की साथियों, तो एक्ट ऑफ गॉड में इस प्रकार के किसी भी डैमेजेस के बारे में बात नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड होता है और इसमें डैमेजेस देगा तो कौन देगा, तो क्या भगवान के द्वारा डैमेजेस दिया जाएगा कि किसके द्वारा डैमेजेस दिया जाएगा। तो इसमें इसी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। साथियों जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कॉमन लॉ से डिराइव्ड होता है। जो हमारा एक्ट ऑफ गॉड होता है ये कॉमन लॉ से डिराइव्ड होता है और इसमें क्या हमको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ दिलाया जाता है तो इसमें हमको डैमेजेस दिलाने की बात कही जाती है। और आपको ये भी पता है कि ये टॉट का जो मतलब होता है ये अंग्रेजी लैटिन भाषा से बना है जिसको हम लोग टॉटम के नाम से हम लोग जानते हैं और इसका मतलब होता है रॉन्ग। रॉन्ग किस प्रकार का ये रॉन्ग होता है साथियों, तो जो हमारा टॉट होता है ये सिविल रॉन्ग होता है, ये क्रिमिनल रॉन्ग के अंतर्गत ये फॉल नहीं करता है, ये सिविल रॉन्ग के अंतर्गत फॉल करता है। तो आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। अब साथियों आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्ट ऑफ गॉड होता है ये कैसी गॉड होता है। इसमें जो मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। कहता है आगे कि ये दैवीय कृत्य होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का दैवीय कृत्य होता है जो गॉड के द्वारा किया जाता है। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं ऑकर किया जा सकता। ये कभी भी ऑकरेंस किया जाएगा तो ये बाय द एक्ट ऑफ गॉड के द्वारा इस प्रकार के एक्ट को ऑकर्ड किया जाएगा। यहाँ पे आप वन लाइनर भी देखेंगे तो कह रहा है दैवीय कृत्य है। दैवीय कृत्य क्या है, असाधारण घटना जिसे पहले से न देखा जा सका हो और न उसके विरुद्ध कभी संरक्षित किया जा सका हो। तो इसको क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग एक्ट ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं इंग्लिश में आपको बताना चाहूँगा तो ये कहता है An act of God is an extraordinary occurrence of circumstances which could not have been guarded against। इसके आगे हम लोग कभी भी हम लोग इसके लिए सुरक्षा तो करते हैं लेकिन अब इस प्रकार की अगर पता चलता है कि हर साल नॉर्मल बारिश होता है, किसी साल इतना ज़्यादा बारिश हो गया, इतना ज़्यादा बारिश हो गया कि पूरा लैंड ही स्लाइड कर गया, पूरा धरती ही जमीन में धंस गई, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसी को तो एक्ट ऑफ गॉड कहा जाएगा। अब उसके लिए कहाँ तक बचा जा सकता है, तो इसको एक्ट ऑफ गॉड के एक अंतर्गत
माना गया है। नेक्स्ट कह रहा है वन लाइनर में कि दैवीय कृत्य के प्रतिवाद पर कौन निर्देशित वाद है। तो साथियों इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है, और ये एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड बहुत ही रेलिवेंट केस लॉ। जब आप एक्ट ऑफ गॉड को पढ़ेंगे तब निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का केस आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको इस एक्ट ऑफ गॉड में 10वीं बार ये केस देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस केस को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का ये मामला है। अगर इस मामले को देखा जाए साथियों तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक लेक को खोदा जाता है, एक झील की दीवार को टूट जाती है, उसी से रिलेटेड अभी आगे हम इस केस के फैक्ट को भी और सर्कमस्टांसेस को भी देखेंगे। आगे कह रहा है कि अपकृत्य का दैवीकृत विज मेजर एक प्रतिवाद है कठोर दायित्व से। इसका किस प्रकार से फॉलो किया जाता है साथियों, तो इसको फॉलो करने के लिए हमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज को देखना पड़ता है, और उसी स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग इसका हम लोग काम करते हैं। साथियों जब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्ट ऑफ गॉड के बारे में, तो जो दैवीय कृत्य होता है ये प्राकृतिक बल आवश्यक कार्य कर रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेचुरल फोर्स ही लगता है, जो भी फोर्स लगता है इसमें नेचुरल फोर्स लगता है, इसमें किसी भी प्रकार का मैन मेड फोर्स या मैकेनिकल फोर्स इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। जब एक्ट ऑफ गॉड काम करता है तो घटना इसमें क्या होती है साथियों, कोई भी घटना होती है एक्ट ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे घटना जो होती है वो असाधारण होती है, और ऐसे न कि जिसका पूर्वानुमान किया जा सकता है। इसमें यह भी होता है कि पूर्वानुमान आप नहीं कर सकते। क्या पता है कि आपको क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, ये आपको पता है, हमको पता है, नहीं पता है। ये किसको पता है, सिर्फ ये गॉड को पता है, और इसीलिए इसको एक्ट ऑफ गॉड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए साथियों जो आपके लिए रेलिवेंट केस लॉ रिलेटेड है किसका, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का, और ये केस आपके लिए बार बार टकराएगा। जब आप पढ़ेंगे एक्ट ऑफ गॉड को तो ये केस लॉ आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा। इस केस में कह रहा है जहां की जबरदस्त बरसात के कारण झील की दीवार टूट जाने से पानी इधर उधर चला गया, प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई झील बनवाया गया होगा, किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पॉन्ड बनवाया गया होगा, तो ये यही मान के चल रहा होगा ना कि बारिश होगा तो नॉर्मल बारिश होगा। अब क्या पता कि बारिश 100 मीटर होना था, अब बारिश 1000 मीटर हो गया, तो क्या होगा, वो फॉल तो करेगा ही, वो फ्लो तो करेगा ही ना। पानी तो जो झील बनवाया वो अपने घर तो लेकर के जाएगा नहीं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसी को एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत रखा जाएगा। और यही निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड के केस लॉ के अंतर्गत यही बात बताई गई थी एक्ट ऑफ गॉड को लेकर के। आगे कह रहा है साथियों दैवीय कृत्य, जो दैवीय कृत्य जिसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, दैवीय कृत्य ऐसी नैसर्गिक शक्तियों का प्रचलन है। किस चीज का शक्तियों का प्रचलन है, ऐसे नेचुरल पावर का ये क्या होता है, प्रचलन होता है। ऐसे नेचुरल पावर का ये प्रचलन है जो इतना अप्रत्याशित है कि किसी भी व्यक्ति से एक युक्ति संगत ढंग से इसकी आशा करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये कथन किसके द्वारा किया गया है, ये फ्रेडरिक पोलक साहब हैं, और इसी फ्रेडरिक पोलक साहब के द्वारा ये कथन किया जाता है कि ये जो एक्ट होता है ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये कोई भी व्यक्ति इसका अनुमान नहीं लगा सकता है। जैसे साइंटिस्ट भी होते हैं तो वो भी एक लेवल तक ही अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इतना अनएक्सपेक्टेड ये होता है कि इसमें किसी भी प्रकार तक का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये बात कौन बताया है, तो ये बात फ्रेडरिक पोलक साहब के द्वारा बताया गया है। आगे कह रहा है कि अपकृत्य से उन्मोचित निम्न तरीकों से होता है, दायित्व खत्म हो जाता है। किस किस प्रकार से दायित्व खत्म हो जाता है, तो साथियों जो दायित्व खत्म करने की हम लोग बात करते हैं तो मृत्यु हो जाने पर आपका दायित्व खत्म हो जाता है। अगर डिस्चार्ज आपको करना है किस चीज़ से, अगर किसी भी प्रकार का टॉर्टियस लायबिलिटीज आपके ऊपर है तो उस लायबिलिटीज़ को अगर इंड करना है, अगर उस लायबिलिटी से आपको उन्मुक्त पाना है, मीन्स की समाप्ति पाना है, तो आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आप टॉर्टियस लायबिलिटी से क्या हो जाते हैं, आप समाप्त हो जाते हैं। अगर आप डिसर्शन कर जाते हैं, मीन्स की अभित्यजन, आप त्याग कर देते हैं, कहीं छोड़ करके कहीं चले जाते हैं, तो इससे आपकी टॉर्टियस लायबिलिटीज क्या हो जाती है, इससे आपकी टॉर्टियस लायबिलिटी इंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर आप किसी भी प्रकार का समझौता कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आपका टॉर्टियस लायबिलिटीज़ भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप किसी भी प्रकार की निर्मुक्ति कर लेते हैं, मीन्स कि कहीं से आप अपने आप को रिलीज कर लेते हैं, तो भी आपकी टॉर्टियस लायबिलिटीज़ खत्म हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है मौन स्वीकृति पर आपने अगर कहीं पे भी मौन धारण कर लिया है तो आपकी टॉर्टियस लायबिलिटीज यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अवधि समाप्त हो जाने पर भी आपकी टॉर्टियस लायबिलिटीज समाप्त हो जाती है, मीन्स कि जो लैप्स ऑफ टाइम हो जाता है, तो लैप्स ऑफ टाइम हो जाने की वजह से भी आपका जो टॉर्टियस लायबिलिटी है उस टॉर्टियस लायबिलिटीज को समाप्त किया जा सकता है।
अगर क्वेश्चन पूछे कि टॉर्टियस लायबिलिटीज किसके अकॉर्डिंग समाप्त किया जाता है, तो जो मैंने ग्राउंड अभी बताया है, इसी ग्राउंड के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉर्टियस लायबिलिटीज को समाप्त कर सकते हैं। मैंने ये टॉर्टियस लायबिलिटी आपको हिंदी में भी बताया, साथ साथ इंग्लिश में भी बताया, तो आप दोनों लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप प्रीफर होंगे उस लैंग्वेज में आप अपने टॉर्टियस लायबिलिटीज को क्या कर सकते हैं, इंड कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ में कर सकते हैं, इन केस ऑफ डिसर्शन में कर सकते हैं, इन डेथ ऑफ कंप्रोमाइज, इन केस ऑफ कंप्रोमाइज में कर सकते हैं, इन केस ऑफ रिलीज में कर सकते हैं, इन केस ऑफ लैप्स ऑफ टाइम में कर सकते हैं। तो इससे आप अपने टॉर्टियस लायबिलिटीज को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, जब वादी को असाधारण प्रकृति शक्ति के कारण भारी हानिकारित होता है तब प्रतिवादी द्वारा बचाव लिया जा सकता है। किस चीज का बचाव लिया जा सकता है साथियों, तब एक्ट ऑफ गॉड का यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे एक टाइप का बचाव लिया जा सकता है। और एक्ट ऑफ गॉड का यहाँ पे हवाला देकर के आप क्या कर सकते हैं, OMG मूवी आप सभी लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड का जो भूकंप आया है और कांजी साहब का जो दुकान मकान जो गिरा रहता है उसमें वो जा करके क्लेम करते हैं कि ये किसके वजह से हुआ है, तो ये भूकंप आया, भूकंप के वजह से होता है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन वाले रहते हैं वो कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इसके लिए तो मैं लाइबल नहीं हूं। तो वही एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बताया जा रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्याशा, पहले से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिजम्पशन नहीं किया जा सकता है। ये क्या होता है, एक टाइप का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस होता है ऑफ सर्कमस्टांसेस। किस चीज का, तो एक्ट ऑफ गॉड का। तो आप लोगों ने यहां पर देख लिया और मैंने रेलेवेंट एग्जांपल भी आपको OMG का दे दिया। आगे देखिए कह रहा है दैवी कृत्य पर प्रमुख वाद है। अब दैवी कृत्य पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वाद है वो कौन है, रामलिंगा नदार वर्सेस नारायण रेड्डियार का ये मामला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट मामला आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है दैवीय कृत्य से प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार किया गया प्रमुख वाद है। तो कौन सा प्रमुख वाद है, तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का एक इंपॉर्टेंट मामला है जिसमें क्या कहा जाता है, लीडिंग केस ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफेंस ऑफ द एक्ट ऑफ गॉड। ये किस चीज के बारे में, ये डिफेंस लेता है किस चीज के बारे में, एक्ट ऑफ गॉड के बारे में। और ये कौन सा केस है साथियों, तो जो डिफेंस लेता है एक्ट ऑफ गॉड के बारे में, इस केस का नाम है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। इस केस को हम लोग इसी केस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्सियो पर्सोनिया मोटस कम पर्सोना, ये एक लैटिन मैगजीम है और इसी लैटिन मैगजीम के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद वाद लाने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोई भी लायबिलिटीज होती है तो वो किस प्रकार से आपकी लायबिलिटी समाप्त हो सकती है। अगर आपका डेथ हो जाता है, आप डिसर्ट कर जाते हैं, आप अगर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, आप कहीं से रिलीज कर लेते हैं, आप लैप्स ऑफ टाइम हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उन्मुक्त हो सकते हैं, आप यहाँ से समाप्त कर सकते हैं। तो वही बात आपको यहाँ पे इस लीगल मैगजीन के अंदर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं असंभावित दुर्घटनाओं के बारे में, कि जो असंभाव्य दुर्घटनाएं हैं, इस असंभाव्य दुर्घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम लोग इनएविटेबल एक्सीडेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जो घटनाएं सावधानी बरतने के बाद भी रोकी नहीं जा सकती है, असंभाव्य घटनाएं कहलाती, उसको इनएविटेबल एक्सीडेंट्स के नाम से जाना जाता है। मीन्स एंड unexpected injury which could not have been foreseen and avoided in spirit of reasonable care on the part of the डिफेंडेंट। अगर आप चाहते हैं भी किसी चीज़ को रोकना, लेकिन आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को क्योर नहीं कर सकते हैं, आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, तो इसको क्या कहा जा सकता है, इसको यही कहा जा सकता है कि ये संभावित दुर्घटनाएं हैं, जिसको इनएविटेबल एक्सीडेंट्स के नाम से जानते हैं। आगे देखिए कह रहा है स्टैनली बनाम पावेल का एक मामला आया है और इस मामले में क्या कहा गया है, स्टैनली बनाम पावेल का वाद निम्नलिखित से संबंधित है। अब किस चीज़ से संबंधित है, तो असंभाव्य दुर्घटना से ये मामला क्या करता है, डील करता है। जो असंभाव्य मामला होता है उसी असंभाव्य मामला से ये क्या करता है, डील करता है। आगे कह रहा है स्टैनली बनाम पावेल का मामला, और देखिए आगे कह रहा है जहां की वादी और प्रतिवादी दोनों ही एक शिकार पार्टी के सदस्य थे। मीन्स कि शिकार पार्टी का तात्पर्य यह है कि दोनों के द्वारा एक शिकार करने के लिए निकले थे। प्रतिवादी ने चिड़िए पर गोली चलाई जो पेड़ से टकरा करके वादी को लग गई। प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने पूरी सावधानी बरती थी, उसने पूरी ड्यू केयर एंड अटेंशन में होकर के उसने क्या किया था, उसने चिड़िया पे शिकार करने के लिए गोली चलाया था, लेकिन चिड़िया को गोली न लग करके गोली पेड़ पर लगती और वो गोली आ करके इसके दोस्त को लग जाती। इसके लिए ये लाइबल नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि इसने क्या किया था, पूरा ड्यू केयर एंड अटेंशन में इसने गोली को यहाँ से चलाया था। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, फॉर्डन बनाम हार्ककोर्ट
रिविंगटन का एक मामला आया था कि वाद में कहा गया कि जहां प्रतिवादी ने अपना पालतू कुत्ता कार के अंदर शीशा बंद करके छोड़ दिया था। यह भी मामला आपके लिए रेलिवेंट है। इसमें कार के अंदर कुत्ते को बंद करके छोड़ दिया गया था, लेकिन कुत्ता ने किसी व्यक्ति को देख करके ऐसा झपट्टा मारा, मीन्स कि ऐसे अपने पंजे को मारा शीशा पे कि शीशा टूट गया, और शीशा टूटने के बाद वो कांच जो शीशा का टूटा किसी प्रतिवादी व्यक्ति के आंख में जाकर के लग गया। देखिए, कुत्ता वादी पर झपटा जिससे कार का कांच टूटा, वादी की आंख में लगा। इसके लिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि उसने पूरी सावधानी बरती थी। कौन सावधानी बरता था? तो जो कुत्ता का मालिक था, कुत्ते को शीशे के अंदर बंद करके गया था, मीन्स की गाड़ी के कार के अंतर्गत वो शीशा चढ़ा करके गया था, और उसको ये पता था कि ये हमारा कुत्ता किसी के ऊपर झपटता नहीं है और किसी को इस प्रकार से नहीं काट सकता। भाई जाहिर सी बात है, किसी कुत्ते को अगर हम शीशे में बंद करके जा रहे हैं, गाड़ी में बंद करके जा रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अगर पंजा मारता है और शीशा टूट जाता है तो कार मालिक इसके लिए जिम्मेदार या कुत्ते का मालिक इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा बचाव अपकृत्य में बचाव के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता है? तो कर देने वाले व्यक्ति के बचाव के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि एक वर्षा वाले दिन जब लगभग 6.75 सेंटीमीटर वर्षा वृद्धि थी, भौ के मकान की दीवार गिर गए, जिसके परिणाम स्वरूप पौ के 2 बालक की मृत्यु हो गई। पौ ने भौ के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया। किस चीज़ का वाद प्रस्तुत किया? तो भौ को दैवी कृत्य का प्रतिवाद उपलब्ध है। जाहिर सी बात है, उसको इनएविटेबल एक्सीडेंट है साथियों, उसको पता ही नहीं था कि इतनी बारिश हो जाएगी। बारिश कितना हो सकता है? बहुत होगा तो 3 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए, लेकिन जो बारिश हो रहा है वो 7-7 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो भाई इनएविटेबल एक्सीडेंट इसी को तो मानेंगे, इसी को तो अप्रत्याशित घटना के अंतर्गत रखेंगे। और अप्रत्याशित घटना है, इस प्रकार का अगर घटना हो गया तो भाई ये एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और यही एक्ट ऑफ गॉड मैं आपको बार बार समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आगे देखिए, आपके पास नेक्स्ट आ रहा है, बेकर बनाम टी.ई. हॉपकिंस एंड सन्स का वाद संबंधित है, बचाव के मामले से यह वाद संबंधित है। अब आपके पास सूची 1 और सूची 2 दिया है। सूची 1 और सूची 2 को आप यहाँ पे क्या करिए, सम्मिलित मिलाने का कोशिश करिए। सहमति के बारे में बता रहा है, और ये कहाँ पे बता रहा है? हाल बनाम ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब से ये रिलेटेड मामला है। ठीक, नेक्स्ट कर रहा है, अपरिहार्य घटना है, जिसको हम लोग इनएविटेबल एक्सीडेंट्स के मामले में जानते हैं। स्टेलन बनाम पावेल का ये मामला यहाँ पे रेलिवेंट होगा। अगर दैवी कृत्य की हम बात करते हैं, दैवी कृत्य का मतलब एक्ट ऑफ गॉड, तो यहाँ पे रामलिंगन नादर वर्सेस रानायर रेड्डी का ये मामला यहाँ पे रेलिवेंट मामला हो जाएगा। अगर हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, संवैधानिक प्राधिकारी की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्मिथ बनाम लंदन एंड साउथ वेस्टर्न कंपनी का यहाँ पे मामला आपके लिए रेलिवेंट साबित होगा। तो जो भी चीज़ था वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे शो करते हुए चल रहा हूँ, दिखाते हुए चल रहा हूँ। और अभी अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो एक्ट ऑफ गॉड से ही रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य के प्रभुत्व संपन्न एवं बिना प्रभुत्व संपन्न कार्यों के अंतर निर्णित किया गया था। तो किसमें किया गया था? तो पेनिनसुलर एवं ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन बनाम सचिव ऑफ स्टेट इंडिया के मामले में ये बात बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात साथियों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया सूत्र का अर्थ है, जो कि हम लोग बार देखने के लिए हमको मिलता है। जब हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ते हैं तो हमको VNFI देखने के लिए मिलता है, मीन्स कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया हमको देखने के लिए मिलता है। और साथियों, ये जो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया होता है, स्वेच्छा से यदि क्षति होती है तो जो कि कार्यवाही के योग्य नहीं होगा। अगर मान लीजिए स्वेच्छा से का तात्पर्य ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जाना है स्विमिंग पूल में, आप स्विमिंग पूल में जा कर के नहाने के लिए पहुँचे। अब स्विमिंग पूल में आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ से छलांग लगाऊंगा, छलांग आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने क्या दिया है? आपने यहाँ पे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया दिया कि आपने स्वेच्छा से ये कार्य किया। सभी लोग छलांग लगा रहे थे, आप भी छलांग लगा रहे थे, आप अचानक से ऐसा छलांग लगाएं कि आप गिर गए, आपका सर टूट गया, सर फूट गया, तो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी को VNFI के नाम से हम लोग जानते हैं, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, क्योंकि आपने स्वयं से स्वेच्छा से वो कहा था कि मैं भी यहाँ से छलांग लगाऊंगा। वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि आप अगर छलांग लगाते हैं तो आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन आपने कहा था कि नहीं मैं छलांग लगाऊंगा। और आपने क्या दिया? अपनी यहाँ से स्वेच्छा से सहमति दिया है, और आपने स्वेच्छा से सहमति देने के बाद आपने छलांग लगाया है। अब आप क्या होंगे? अब आप अपने एक्ट के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे, इसके लिए वाटर पार्क वाले जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। इसी को VNFI के नाम से हम लोग जानते हैं, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कह रहा है, जब असाधारण प्राकृतिक शक्तियाँ कार्यरत होती हैं
जिसे वादी को भारी क्षति होता है तो प्रतिवादी अपने बचाव का तर्क ले सकता है। किस प्रकार का बचाव का तर्क ले सकता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत फॉल करता है और यहाँ पे वो बचाव ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है अपकृत्य में वैध बचाव नहीं है। किस प्रकार का वैध बचाव नहीं माना जाता है? वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, यहाँ पे साइंटाइन लिखा है, ये गलत थोड़ा सा लिख दिया गया, जो प्रिंट हो गया वो गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे भी होगा वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का ही मामला आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्ञान का अर्थ सहमति नहीं है। ज्ञान का अर्थ मतलब होता है कि अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज है तो यहाँ पे आपका ये मतलब नहीं होता कि आपने सहमति दे दिया, यह किस स्वीकृति द्वारा किया गया है, व्यक्त किया जाता है, तो ये वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, यहाँ पे भी साइन दे दिया है लेकिन यहाँ पे भी होगा VNFI वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का वाद यहाँ पे भी रिलेटेड होता है। आगे कह रहा है कि किस वाद में प्रतिवादी को सम्मत कार्य से क्षेत्र की क्षति नहीं होती है का प्रतिवादी उपलब्ध नहीं है। तो डैन बनाम हैमिल्टन का यहाँ पर मामला है और इसी मामले के अंतर्गत ये बात बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अपकृत्य में विद्यमान प्रतिरक्षा है। जो अपकृत्य में विद्यमान प्रतिरक्षा है, जोखिम की जानकारी सहमति नहीं है। लीगल इम्यूनिटी इज टॉट इज नॉलेज ऑफ हार्म इज नॉट अ कंसेंट। जो लीगल जो नॉलेज होता है ये एक प्रकार का कंसेंट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट कर रहा है अपकृत्य की विधिमान्य प्रतिरक्षा नहीं है। जोखिम की जानकारी, जो जोखिम की जानकारी है इसको विधिमान्य प्रतिरक्षा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खतरे का ज्ञान उठाने की सहमति नहीं है। तो स्मिथ बनाम बेकर का एक मामला आया था और इसी स्मिथ बनाम बेकर के मामले में ये बात बताई गई थी। नेक्स्ट कर रहा है अपकृत्य में बचाव किससे नहीं है, तो बाल्य अवस्था से, चाइल्डहुड से यहाँ पे बचाव नहीं है। विच इज़ नॉट अ डिफेंस इन टॉट, तो चाइल्डहुड से बचाव के लिए यहाँ पे ये वाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिनियम में प्राधिकार का बचाव सफलतापूर्वक लिया गया था। तो किस मामले में लिया गया था? तो ये ग्रीन बनाम चेल्सिया वाटर वर्क्स कंपनी के वाद में ये मामले में ये डिफेंस लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर बचाव से संबंधित वाद है। कौन सा वाद है? तो वर्ड बनाम हालबुक का ये इंपॉर्टेंट मामला होता है और इसी मामले के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है राज्य के कार्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। किसके कार्य से? तो राज्य के कार्य से संबंधित कौन सा कार्य सही नहीं है, यह देशी न्यायालयों की अधिकारिता से परे माना जाता है इसको। नेक्स्ट कर रहा है अपकृत्य में आवश्यकता के प्रतिवाद से संबंधित वाद है। कर्क बनाम ग्रेगरी का वाद यहाँ पे रिलेवेंट है और इसी मामले के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वेच्छा से क्षति स्वीकार करने के लिए नियम की परिभाषा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जोखिम का ज्ञान होना मात्र ही सहमति है। जो जोखिम का ज्ञान होता है इसी को मात्र हम लोग क्या मानते हैं? इसी को हम लोग सहमति के अंतर्गत मानते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि बचाव कार्यों के मामले में सम्मति का प्रतिवादी लागू न होने के सिद्धांत पर निर्देशित वाद है। तो कौन सा यहाँ पे निर्देशित वाद है? तो हेंस बनाम हार्वुड का एक मामला है और इसी हेंस बनाम हार्वुड्स के मामले में ये बात बताई जा रही है। कह रहा है निम्नलिखित युग्म जोड़ों को सुमेलित कीजिए। निकोल्स बनाम मार्सलैंड का मामला किससे है? ये दैविक कृत्य से, मीन्स की एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड मामला है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि टिलोट वर्सेस वाइल्स, जो इलोट वर्सेस विल्क्स का मामला है ये प्राइवेट प्रतिरक्षा से मामला आपका, मीन्स की प्राइवेट डिफेंस से डील करता है। ब्राउन ब्राम केंडल का जो मामला है ये असंभाव्य दुर्घटना, मीन्स की एविटेबल एक्सीडेंट से यहाँ पे डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दैवीय कृत्य का प्रतिवाद अब निरर्थक हो गया है क्योंकि इसका प्रयोजन अब हानि के पूर्वानुमान की अवधारणा से पूर्व किया जाता है, इसीलिए इसको निरर्थक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जब असाधारण प्राकृतिक शक्तियां कार्यरत होती हैं जिसमें वादी को भारी क्षति होता है तो प्रतिवादी अपने बचाव का तर्क ले सकता है। किस प्रकार का तर्क ले सकता है? तो ये बता सकता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत आता है, दैवीय कृत्य के अंतर्गत आता है और यहाँ पे ये प्रतिरक्षा ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सामान्य दृष्कृति के अंतर्गत की गई कार्यवाही में बचाव नहीं है। क्या नहीं है? जो तथ्य का भूल होता है जिसको हम लोग मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं, ये यहाँ पे इसका बचाव का भूल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अतिचारी को घटाने में बल प्रयोग के औचित्य के लिए वादी का संपत्ति में वास्तविक कब्जा या कब्जा करने का अधिकार होना आवश्यक है। नेक्स्ट कह रहा है संपत्ति की निजी प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में इस सिद्धांत का अधिकथन किया गया है। तो होम्स बनाम बैगी के वाद के मामले में इस प्रकार का कथन किया गया है और ये दोनों बातें आप यहाँ पर देखें हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स बनाम हिल किस बचाव प्रतिवादी के एक निर्देशित वाद है। तो जो संविधिक प्राधिकार है, जिसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के नाम से जानते हैं, इसी से ये रिलेटेड मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट कह रहा है साथियों कि यह तर्क की अपकृत्य के रूप में परिवादित परिणाम न तो प्रतिवादी द्वारा आशयित थे और न ही उनका पूर्वानुमान लगाया या युक्त सावधानी और कौशल के प्रयोग से टालना संभव था। निम्नलिखित में से एक प्रतिवादी है, तो अपरिहार्य दुर्घटना का प्रतिवाद के अंतर्गत इसको क्या माना जाता है, तो इसको एक निम्नलिखित प्रतिवाद माना जाता है। ब्यूरान बनाम हैडमैन का वाद किससे संबंधित है, तो ये राज्य कृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, जो यहाँ पे आपके लिए रेलिवेंट साबित होगा। वो कह रहा है कि जोखिम की जानकारी में जोखिम की स्वीकृति अनिवार्य रूप से समाविष्ट नहीं है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम किस वाद में अधिकथित किया गया था, तो स्मिथ बनाम बेकर का एक मामला आया था और उसी मामले में इसको रेलिवेंट माना गया था। नेक्स्ट कर रहा है दैवीय कृत्य के प्रतिवाद का आवश्यक तत्व है प्राकृतिक शक्तियों का आकस्मिकता परिचालन जिसका कोई मानव मस्तिष्क अनुमान न कर सके। तो ये बात यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अब नया क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कबूतर खाने या कपोत खाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो सर सामंड के द्वारा ये द पिजन होल थ्योरी प्रपाउंडेड किसके द्वारा किया गया था, तो सामंड के द्वारा ये प्रपाउंडेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस मामले में स्वेच्छा से स्वीकृति क्षति की प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है। एक धार्मिक समारोह में नंगी तलवार को खेल में युद्ध करते समय क्षतिकारित होना, इसको स्वेच्छा से स्वीकृति मीन्स कि इसको स्वेच्छा से स्वीकृति नहीं किया जा सकता है, इसको वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे, उन सभी एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डील करने का पूरा प्रयास किया गया। अब साथियों आपके पास आ रहा है संयुक्त अपकृत्यता के बारे में, जिनको हम लोग ज्वाइंट टॉर्ट फीजर के नाम से जानते हैं। और साथियों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कौन, ये संयुक्त दायित्व के बारे में बात करते हैं, जो अपकृत्यता के बारे में मीन्स की ज्वाइंट टॉर्ट फीजर के बारे में, ये भी आपके लिए एक रिलेवेंट टॉपिक होता है और यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों जब इसको एलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि जो ज्वाइंट टॉर्ट फीजर होता है, देखिए दोस्तों इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जो संयुक्त अपकृत्यता के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जब वादी स्वयं अपनी ओर से सावधानी न बरतने के कारण प्रतिवादी की उपेक्षा अथवा उसके दोषपूर्ण आचरण से कारित क्षति में योगदान करता है, तो यह माना जाता है कि योगदायी उपेक्षा का दोषी उसको माना जाएगा। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम लोग जो ज्वाइंट टॉर्ट फीजर होता है इसी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इट इज़ इसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट फीजर, इसको कॉमन डिजाइन के अंतर्गत हमको देखना पड़ता है। मीन्स कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता गठित करने के लिए होनी चाहिए सामान्य परिकल्पना होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मामले में वाद कारण केवल एक परंतु विभाजन होता है। वाद कारण केवल एक होता है परंतु ये क्या होता है, अपने आप में विभाजित होता है। नेक्स्ट कर रहा है निम्न दशाओं में संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है, कहाँ से निर्माण होता है, अब इसको यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे 3 पॉइंट हमको बता कर रखा है, इसी 3 पॉइंट से अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको निर्माण किया जाता है। पहले में कह रहा है कि जब उसमें से एक स्वामी है और वह प्रतिनिहित दायित्व के कारण दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। मीन्स कि इंग्लिश में कहा जाए व्हेन वन ऑफ देम is the owner and he is responsible for the other action due to the diligent liabilities के बारे में बात कर रहा है। सेकंड में कह रहा है जब उन्हें कोई कर्तव्य सौंपा गया है और उन्हें उसका पालन नहीं किया है, अगर किसी को कोई कर्तव्य दिया गया है अगर उसने उसका पालन नहीं किया है। नेक्स्ट कह रहा है अभिकर्ता की दशा में मालिक की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, तो इन द केस ऑफ एन एजेंट मास्टर इज लाइबल, यहाँ पे मास्टर को क्या माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मध्य दायित्व होता है, संयुक्त तथा पृथक पृथक दोनों दायित्व यहाँ पे होता है। लाइबिलिटी बिटवीन द ज्वाइंट टॉर्ट फीजर इज बोथ ज्वाइंट एंड सेवरल, यहाँ पे दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का दायित्व जब कोई अपकृत्य जब कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है तब दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों होता है, जबकि स्वतंत्र अपकृत्य कर्ताओं का दायित्व संयुक्त होकर स्वतंत्र होता है और जितने अपकृत्यकर्ताएं होते हैं उनमें से ही उतने ही कार्यवाही के आधार माने जाते हैं। जबकि स्वतंत्र
अपकृत्यकर्ताओं द्वारा दायित्व संयुक्त होकर स्वतंत्र होता है और जितने अपकृत्यकर्ता का मामला द कोर्कस का मामला माना जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट हम केस देखते हैं, धरणीधर बनाम चंद्रशेखर का मामला। किसका मामला साथियों? तो धरणीधर बनाम चंद्रशेखर का मामला है। और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मेरीवेदर बनाम निक्सन का सिद्धांत भारतीय अपकृत्य विधि पर लागू नहीं होता है। ये इस प्रकार का जो भी मामला होगा ये यहाँ पे भारतीय अपकृत्य विधि के अंतर्गत लागू नहीं होगा। आप लोगों को पता है कि ये लॉ जो है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये पहले से ही कोडिफाइड लॉ नहीं है। हम इसको इंग्लैंड के भांति ही इस पे एक्ट करते हैं और यहाँ पे जो भी जजेस अपना डिसीजन देते हैं, जो भी केसेस आते हैं, वो किस पे देते हैं? वो नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल को लगा करके यहाँ पे ये जजमेंट को पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं की दशा में वादी को यह विकल्प प्राप्त रहता है कि वह उनमें से किसी एक के विरुद्ध या सभी के विरुद्ध कार्यवाही कर सके। ब्रुक्स बनाम बुल का मामला के बाद में संयुक्त उत्तरदायित्व से संबंधित है। ये किससे संबंधित है साथियों? तो ये संयुक्त उत्तरदायित्व से संबंधित है, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर से ये मामला रिलेटेड है। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त अपकृत्यकारी एवं स्वतंत्र अपकृत्यकारी के मध्य अंतर हेतु प्रमुख वाद है। मैरीवेदर बनाम निक्सन का यहाँ पे मामला इंपॉर्टेंट होता है। अपदूषण एक अपकृत्य को एक व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग अथवा इससे संबंधित किसी अधिकार के संबंध में अवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किसने किया था? तो विनफील्ड के द्वारा इस प्रकार के लॉ को परिभाषित किया गया था। सर्वप्रथम यहाँ पे केस दे रहा है कि सर्वप्रथम मैरीवेदर बनाम निक्सन के बाद में निर्णित किया गया कि अंशदान अभिदान का सिद्धांत संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच लागू नहीं होता है। अर्थात यदि एक व्यक्ति से संपूर्ण राशि वसूल कर ली जाएगी तो वह अन्य साथियों अनुदान की मांग नहीं कर सकता। लेकिन मैरीवेदर के बाद में विधि सुधार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त कर दिया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि अंशदान का सिद्धांत संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच लागू रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मैरीवेदर बनाम निक्सन का सिद्धांत लागू नहीं किया गया और ये बात किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति जो किसी प्रकार के कार्यों में एक साथ भाग लेते हैं और वह उस अपकृत्य के लिए दायित्वधीन हो जाते हैं जो उसे क्रम में कारित हो, बिना यह विचार किए कि जब तक संयुक्त कार्य है प्रत्येक ने क्या भाग लिया तथा उसका दायित्व संयुक्त तथा पृथक होना यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहे जाते हैं जब वो कार्य करते हैं। सामान्य परिकल्पना को अग्रसर करने के लिए इस प्रकार का अगर कार्य किया जाता है तो यहाँ पे इसको ज्वाइंट टॉर्ट फीजर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मामले में एक की निर्मुक्ति से आवश्यक रूप से अन्य की निर्मुक्ति हो जाती है। अगर एक आदमी निर्मुक्त होता है तो आवश्यक रूप से सेकंड को भी वहाँ पे क्या किया जा सकता है? वहाँ पे निर्मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना है, कह रहा है संयुक्त अपकृत्यकर्ता का उदाहरण निर्मित करता है स्वामी एवं सेवक, प्रधान एवं अभिकर्ता एक फर्म के भागीदारी के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है यह निम्न की संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं द्वारा आपस में अंशदान नहीं होगा को समाप्त किया जाएगा। विधायी अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट कह रहा है साथियों कि किस वाद विनिश्चय में किया गया कि अनेक संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध वाद में किसी एक प्रतिवादी के साथ समझौता दूसरे संयुक्त अपकृत्यकर्ता को दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। तो खुसरो एस गांधी बनाम NA गुजदर का मामला है और इसी मामले में इस बात को कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है मैरीवेदर बनाम निक्सन का वाद संबंधित है, किसी दोषपूर्ण कार्य से कार्यवाहियों की अधिकार उत्पन्न नहीं होता है, इसके बारे में नहीं बात करता है। नेक्स्ट कह रहा है यह नियम की संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं द्वारा आपस में अंशदान नहीं होगा। कैसे समाप्त कर दिया गया है? विधायी अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यकर्ताएं हो सकते हैं यदि उनका सामान्य परिकल्पना हो तो इसको क्या किया जा सकता है? इस प्रकार से किया जा सकता है। अब हम साथियों पे बात करेंगे कठोर दायित्व के बारे में और कठोर दायित्व भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है और कठोर दायित्व से भी आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जो आपके ऊपर इम्पोज की जाती है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। अगर साथियों हम कठोर दायित्व के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे पहले कब उदय हुआ था, इसको थोड़ा सा मैं आपको अलग से बताने की प्रयास कर रहा हूँ। कठोर दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम 1866 में किस केस लॉ से स्टार्ट हुआ था? तो रायलैंड बनाम फ्लेचर मामले में
एक्सचेकर न्यायालय में न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने सूचित किया था। किसको? तो यहाँ पे जो कठोर दायित्व के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कठोर दायित्व का सिद्धांत, जब कोई व्यक्ति किसी खतरनाक वस्तु को रखता है और उससे किसी को भी नुकसान होता है तो कोई भी सावधानी बचाव के रूप में मान्य नहीं होगा। कठोर दायित्व का नियम प्रतिपादित किया गया था रायलैंड बनाम फ्लेचर के मामले में, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मामला हो जाएगा अगर यही बात करते हैं। जबकि पूर्व दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 के मामले में क्या दिया गया था। अगर इंग्लैंड के रूप में हम देखें तो हमारे पास रायलैंड बनाम फ्लेचर का मामला आता है, कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड। अगर यही मामला हम इंडिया में देखना चाहते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 का मामला था, इसी में ये बात बताया गया था। अगर साथियों आप रायलैंड बनाम फ्लेचर का मामला देखना चाहेंगे तो अभी आपको रायलैंड बनाम फ्लेचर का भी मामला दिखेगा और जस्टिस ब्लैकबर्न का भी जो जजमेंट दिया गया था वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी। जब हम कठोर दायित्व की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक केस लॉ होना चाहिए, वो होना चाहिए रायलैंड बनाम फ्लेचर का मामला, और इसी पे ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूरा डिपेंड करता है। कह रहा है कि रायलैंड बनाम फ्लेचर का निर्णीत दायित्व के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो कठोर दायित्व के सिद्धांत पर यह आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है रायलैंड बनाम फ्लेचर का वाद में सिद्धांत धारित किया गया, भूमि के मालिक का कठोर दायित्व का सिद्धांत यहाँ पे धारित किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वाद में न्यायालय ने कठोर दायित्व के स्थान पर अत्यधिक दायित्व की संकल्पना की है, तो MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला है, और इसी MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 के मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, कठोर दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट कह रहा है MC मेहता बनाम भारत संघ श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स का वाद पूर्ण दायित्व पर मींस की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, और ये जो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स का मामला इसके लिए रेलिवेंट हो जाता है। आगे कह रहा है कि कठोर दायित्व का नियम लागू करने के लिए निम्न तत्व आवश्यक होते हैं। कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है? पहला, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जमीन पर खतरनाक वस्तु को रखना या इकट्ठा करना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग कठोर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंतर्गत ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट कर रहा है जमीन का उपयोग अप्राकृतिक तरीके से किया जाना, इसको हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मानेंगे। नेक्स्ट कर रहा है ऐसी वस्तु का जमीन से पलायन करना और क्षति पहुंचाना, इसको भी हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज के अंतर्गत ही मानेंगे। कठोर दायित्वों के अपवाद के बारे में अब आपको देखना होगा कि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता है इसका क्या अपवाद होता है। न्यूसेंस लगातार होना चाहिए, भूमि का प्राकृतिक प्रयोग, सहज उपयोग के बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं साथियों, आगे कह रहा है साथियों कि सामान्य हित के कृत्य के बारे में बता रहा है। कह रहा है कठोर दायित्व का जो अपवाद होता है ये सामान्य हित के कृत्य के अंतर्गत भी होता है। नेक्स्ट कह रहा है वादी की सहमति भी इसके अंतर्गत होता है, दैवीय कृत्य भी होता है, अजनबी व्यक्ति के कृत्य भी होते हैं। किसके अंतर्गत? कठोर दायित्व के अपवाद के अंतर्गत ये सभी आते हैं। वादी की गलती, वादी स्वयं अपकारी हो, ये भी कठोर दायित्व के अपवाद के अंतर्गत ही आता है। कानूनी प्राधिकार, ये भी कठोर दायित्व के अंतर्गत ही आता है। वादी और प्रतिवादी दोनों का सामान्य लाभ, ये भी कठोर दायित्व अपवाद के ही अंतर्गत आता है। तो आप सभी अपवाद को भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है साथियों, इसमें कह रहा है कि रायलैंड बनाम फ्लेचर कठोर दायित्व से संबंधित है। देवेंद्र सिंह बनाम मंगल सिंह, ये प्रातिनिधिक दायित्व से संबंधित है। बुलिंजर बनाम सुमनर सहमति से किए गए कृत्य से रिलेटेड है। एडम्स बनाम जार्विस संयुक्त अपकृत्यता से रिलेटेड यहाँ पे मामला है। अब देखिए रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम, इस मामले में प्रतिवादी अपनी भूमि पर तालाब के लिए कुछ ठेकेदारों को नियुक्त किया। खुदाई के दौरान वहां पर पुरान खान की सुरंगें पाई गई। यद्यपि सुरंगों की अच्छी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही तालाब में पानी भर गया वह उन सुरंगों को तोड़ता हुआ वादी की खान में जा घुसा। यद्यपि प्रतिवादी ने कठोरता से मीन्स की ठेकेदारों ने सुरंगों को बंद कर दिया और इससे पूर्ण सावधानी भी बरती थी, लेकिन फिर भी प्रतिवादी को जिम्मेदार माना गया था। वर्तमान में कठोर दायित्व मान्य नहीं है, बल्कि पूर्ण दायित्व मान्य है, और निर्णित किया गया कि कोई व्यक्ति अपनी भूमि का प्राकृतिक प्रयोग कर सकता है, अप्राकृतिक नहीं कर सकता। कठोर दायित्व के सिद्धांत कहाँ कहाँ पे आते हैं? प्रतिवादी द्वारा खतरनाक वस्तु इकट्ठा की गई हो तो ये कठोर दायित्व का सिद्धांत होता है। इसका प्रयोग अप्राकृतिक रूप से हुआ हो, ये कठोर दायित्व का सिद्धांत होता है। ऐसी वस्तु पलायन कर गई हो, ये कठोर दायित्व का सिद्धांत होता है। वादी की विधिक क्षति हुई हो, ये कठोर दायित्व का सिद्धांत होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं MC
मेहता के मामले इसको कह रहा है। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कठोर दायित्व के नियम को बलपूर्वक बदलकर पूर्ण दायित्व का नियम बना दिया गया, अर्थात कठोर दायित्व का अपवाद या बचाव मान्य नहीं होगा परंतु जिम्मेदार होगा। अब देखिए ओलियम गैस रिसाव जो हुआ था के मामले में विधायी परिणाम स्वरूप भारतीय संसद में कौन सी विधि अधिनियमित की गई थी? तो भोपाल गैस विभीषिका दावा कार्यवाही अधिनियम 1985 को यहाँ पे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत को औद्योगिक क्षति तक विस्तृत किया गया है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब के द्वारा ये बातें बताई गई है, जिन्होंने पीआईएल का इजाद किया था। आगे देखिए कह रहा है दोष रहित दायित्व का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया। एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में रायलैंड बनाम फ्लेचर के बाद में कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। कब? तो ये किया गया था 1868 में न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न साहब के द्वारा। कह रहा है भारत में उच्चतम न्यायालय ने रायलैंड बनाम फ्लेचर के वाद में दिए गए दायित्व के सिद्धांत को किस वाद में स्वीकार अपनाया था? तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में इसको अपनाया गया था। तो साथियों यहाँ तक आपने ऑब्जर्व किया, इस सेशन में जितना भी हो सकता था साथियों पॉसिबल, उन सभी चीज़ों को मैंने कराने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। साथियों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल्स में इस वीडियो को शेयर करिए, और भी जो इसके पार्ट्स हो सकते हैं लॉ ऑफ टॉट के, वो भी पार्ट्स मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूँ। साथ ही साथ जो भी इसका एमसीक्यू सेशन हो सकता है, उन सभी एमसीक्यू सेशन को भी मैं लेकर के आपके पास बहुत ही जल्द आने वाला हूं। साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, टाटा बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।